हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री के एक बहुत ही छोटे से लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि हम इस सीरीज में अगेन दूसरी बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने अगर अभी तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन्स, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में 30% ऑक्सीजन, 35% ऑक्सीजन, 40% ऑक्सीजन और 45% ऑक्सीजन। तो पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। उसमें सोडियम का एटॉमिक मास आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज 23, ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। तो 23 प्लस 16 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 40। तो मास कितना हो गया इसका, 40 हो गया NaOH का मॉलिक्यूलर मास। नाउ परसेंटेज किसका पूछा है, ऑक्सीजन का। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन। तो कितना है इसमें मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 16 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, वो है 40 इंटू 100। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो टेबल देख सकते हो आप, यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है और 4 से 4 दैट इज इक्वल टू 40%। तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, दैट इज 40% ऑक्सीजन। तो हमको केवल ऑक्सीजन का परसेंटेज पता करना था, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 40% ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन इज। तो हेक्सेन का हमें पूछा जा रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हेक्सेन का आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14। ध्यान रखिए, हेक्सेन का जो फॉर्मूला होता है C6H14 होता है। तो यहाँ पे आप कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो देख सकते हो, दैट इज 6:14। और आप इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, 2 से डिवाइड हो रहा है, दैट इज 3:7। तो दैट विल बी C3H7। So what will be the empirical formula of hexane? That is C3H7। क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है C3H7? क्या कोई ऐसा ऑप्शन हमारे पास, बिल्कुल है। तो ये है ऑप्शन बी C3H7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वेपर डेंसिटी आपको पूछी गई है। तो आपको पता है वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 2। अब उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पहले मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है तो 2 इंटू 16 हो जाएगा। सो 12 प्लस 2 इंटू 16 यानी कि 32, दैट इज इक्वल टू 44। तो वेपर डेंसिटी यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए 44। तो वेपर डेंसिटी विल बी इक्वल टू 44/2 और यू कैन से दैट इज इक्वल टू 22। तो वेपर डेंसिटी कितनी हो जाएगी, ऑप्शन डी 22। इसका आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ अ कंपाउंड इज हाफ ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी। तो एक कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है वो उसकी वेपर डेंसिटी का हाफ है। तो वैल्यू ऑफ n इज, तो आपको पूछी जा रही है n की वैल्यू। तो आपको n की वैल्यू पता है, n इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं mm, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये आपको ऑलरेडी पता है। नाउ मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, दैट इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी। और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू बोला है इज हाफ ऑफ वेपर डेंसिटी, यानी कि वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या बोला गया, दैट इज वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेपर डेंसिटी से वेपर डेंसिटी कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 4। तो द वैल्यू ऑफ n इज 4। ध्यान रखिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए, 4 हो जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज C2H4O। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है कंपाउंड का, C2H4O। इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो हम चेक करेंगे ऑप्शंस में, क्योंकि यहां से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम ऑप्शंस में चेक करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कार्बन का
हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो है 2:4:1। तो ऑप्शन से देखेंगे किसका रेशियो 2:4:1 आ रहा है। तो पहले में रेशियो देखिए 3:6:1। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आ रहा है 3:6:1 आ रहा है। दैट मीन्स इट इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, इट इज रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन बी हमारे पास 4:8:4। तो इसको आप अगर सिंप्लीफाई कर लो तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो दैट इज इक्वल टू 2:, या आप कह सकते हो 4 से डिवाइड हो रहा है तो 1:2:1। तो अगेन ये भी हमें नहीं चाहिए, सो ऑप्शन बी भी गलत होगा। ऑप्शन सी हम देखते हैं, दैट इज 6:12:3। तो यहाँ पे देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू 2:4:1। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सी हमारा सही ऑप्शन होगा। और ऑप्शन डी है 3:6:2। तो इसको आप अगर सिंप्लीफाई करोगे 2 से डिवाइड हो रहा है तो दैट विल बी 2 से किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो 3:6:2 ही रहेगा। तो इट मीन्स ये भी गलत ऑप्शन होगा। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, A compound contains 80% कार्बन एंड 20% हाइड्रोजन। एक कंपाउंड है, उसमें 20% बोला है कि हाइड्रोजन है और 80% कार्बन है। इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला इज, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम प्रॉपर मेथड से चले, राइट। मैंने बताया था वो प्रॉपर मेथड से पहले हम एम्पिरिकल फॉर्मूला जैसे हम निकालते हैं पूरी टेबल बना के, लेकिन क्योंकि हमारे पास आंसर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो हमको वो करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल CH4 है, CH4 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फटाफट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 × 4 दैट इज 16। तो कितना हो जाएगा 12 + 4 दैट विल बी इक्वल टू 16। 16 इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। अब कार्बन का परसेंटेज देख लेते हैं, तो कार्बन का कितना हो रहा है 12/16 × 100। तो जिसमें 80% आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 12/16 कितना होता है, दैट इज 3/4। तो ये हो रहा है 25 कैंसिल एंड दैट इज इक्वल टू 75%। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं लग रहा है। उसी तरीके से दूसरे में देखते हैं, तो दूसरा क्या है C2H4। तो C2H4 में कार्बन का देखिए 12 × 2 दैट इज 24 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 4 दैट इज +4। तो 24 + 4 दैट इज 28। तो अगर हम परसेंटेज देखें कार्बन का तो दैट विल बी 24/28 × 100। तो ये भी मेरे ख्याल से ये भी 80% नहीं आ रहा है, तो ये 4 से डिवाइड हो जाता है, तो ये आ रहा है 6/7। तो ऑब्वियसली किसी भी एंगल से ये 80% नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं C2H6। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो C2H6 यहाँ पे कार्बन 2 × 12 24 प्लस हाइड्रोजन का 6 × 1 यानी कि 6 दैट विल बी इक्वल टू 30। अच्छा, अब इसमें हम कार्बन का परसेंटेज निकालते हैं, तो 24/30 × 100। तो चलिए चेक करते हैं। तो 24/100 यानी कि 24/30 कितना होता है, आप इसको 6 से डिवाइड कर सकते हो। 6 4 are 24 एंड 6 5 are 30। तो यहाँ पे आप 5 × 20 20 × 4 दैट इज आप लिख सकते हो इसको 80%। तो 80% इसमें कार्बन है, ऑब्वियसली बाकी रिमेनिंग जो होगा 20% वो हाइड्रोजन ही होगा। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ध्यान रखिए इसमें ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा आपका। और ऑप्शन डी आप देख सकते हो, इसमें हाइड्रोजन बहुत कम है, तो ऑब्वियसली कार्बन जो है वो ज्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो आपको मिल गया आपका करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप एम्पिरिकल फॉर्मूला करके करोगे तो काफी लेंदी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो ट्रू स्टेटमेंट आपको यहाँ पे ढूंढनी है, कौन सी ट्रू है। वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। ऑब्वियसली ये गलत होता है, क्योंकि वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी गैस का, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है वेपर डेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ये भी गलत है, जरूरी नहीं है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला मास के इक्वल ही हो। वो अगर n की वैल्यू 2 है तो केवल उस केस में वेपर डेंसिटी और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इक्वल होते हैं। अदरवाइज एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ज्यादा भी हो सकता है वेपर डेंसिटी से और कम भी हो सकता है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास का वेपर डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। वेपर डेंसिटी हाइड्रोजन की 1 होती है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। वेपर डेंसिटी इक्वल टू आपको ऑलरेडी पता है फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है हाइड्रोजन का 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और लास्ट है वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 8 टाइम्स द वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, ऑक्सीजन की वेपर डेंसिटी 8 टाइम्स कैसे हो सकती है वेपर डेंसिटी ऑक्सीजन से, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट हमारे पास
एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ ग्लूकोज इज, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास पूछा जा रहा है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता होगा, दैट इज C6H12O6। अब इसका पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला पता कर लेते, तो रेशियो आप देख सकते हो 6:12:6, यानी कि आप कह सकते हो 6 से डिवाइड हो रहा है तो दैट विल बी 1:2:1। तो फॉर्मूला क्या हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C1H2O1। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन का कितना होता है, दैट इज 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 2 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 12 + 2 14 + 16 दैट इज इक्वल टू 30। तो द आंसर इज 30। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ ग्लूकोज इज 30। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज वाटर कंसिस्ट ऑफ, तो वाटर में क्या होता है, 66.67% हाइड्रोजन, 1/3 ऑफ ऑक्सीजन बाय मास, 50% ऑक्सीजन और 11.11% हाइड्रोजन। तो चेक कर लेते हैं। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन कितना होता है, दैट इज 2 × 1 यानी कि 2 प्लस ऑक्सीजन होता है 16, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 18। नाउ हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल लेते हैं, दैट इज 2/18 × 100, सो दैट इज 1/9 × 100, तो 100/9 दैट इज इक्वल टू 11.11%। उसी तरीके से ऑक्सीजन का चेक करें तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 16/18 × 100, सो दैट विल बी इक्वल टू, वैसे तो आप चाहो तो यहाँ से भी कर लो और यहाँ से भी कर लो, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 से माइनस करके 11.11%, क्योंकि 11.11% अगर हाइड्रोजन है तो बाकी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये आता है आपका अप्रोक्सीमेटली 88.89% के आसपास। तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज ये रहा, हाइड्रोजन का ये रहा, तो हाइड्रोजन का कौन सा ऑप्शन होगा, ये होगा। ऑक्सीजन 50% ऑब्वियसली नहीं है, 1/3 भी नहीं है, ये 88% है, 1/3 से कहीं ज्यादा है, और 66% हाइड्रोजन, ये भी क्या है, गलत है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैव लीस्ट वेपर डेंसिटी, इनमें से किसकी वेपर डेंसिटी सबसे कम है। तो आपको पता है, देखिए वेपर डेंसिटी सबको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बाय 2। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास को ही तो 2 से डिवाइड करना है और सबके मॉलिक्यूलर मास को 2 से डिवाइड करना है, तो मॉलिक्यूलर मास जिसका सबसे कम होगा उसकी वेपर डेंसिटी भी सबसे कम होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमने कैलकुलेट किया है, और अगर आपको फिर से बता दूं मैं, दैट इज 12 कार्बन का होता है, प्लस ऑक्सीजन में 2 एटम्स है तो 2 × 16 यानी कि 32, दैट विल बी इक्वल टू 44। तो 44/2 कितना हो जाएगा इसकी वेपर डेंसिटी, 22। उसी तरीके से N2 दैट इज नाइट्रोजन गैस, तो दैट विल बी 2 × 14, तो ये कितना होता है 28, और इसका हाफ क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो इसकी वेपर डेंसिटी होती है 14। ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी 2 × 16, मॉलिक्यूलर मास जो होता है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 2 × 16 यानी कि 32, और इसका हाफ क्या होता है 16, तो इसकी वेपर डेंसिटी हो गई 16। और क्लोरीन का होता है 35.5, तो 2 × 35.5 डिवाइडेड बाई 2 भी करना है, तो 71 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज अगेन 35.5। तो सबसे कम किसकी आ रही है इसमें से, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हैज लीस्ट वेपर डेंसिटी, क्योंकि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास भी सबसे कम होता है, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा उसकी वेपर डेंसिटी भी सबसे कम होगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।